नीतीश कुमार के एक संदेश वाहक, जी हाँ, नीतीश कुमार के एक संदेश वाहक लालू यादव तक पहुंच चुके हैं और आरजेडी खेला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरजेडी ने कई रणनीतियां बना ली हैं। आरजेडी चाहती है कि 2025 में कुछ भी करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना ही बनाना है और इसीलिए हर कीमत पर लालू यादव हर डील के लिए तैयार है। और इसलिए खबर सामने आ रही है कि गुलाम गौस, जी हाँ, जो कि जदयू के एमएलसी हैं, उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है। तो इस मुलाकात से क्या कुछ बिहार की राजनीति में बदलाव आ सकता है, समझेंगे। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? क्या नीतीश कुमार ने कोई डील भेजी है लालू के पास? क्या है अंदर की खबर? प्रदीप सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस खबर पर खास तौर पर सर तमाम बातें रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बहुत क्या बहुत चर्चा धन्यवाद है आपका। ये इस ईद मिलन में? ये जो मिलन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि किसी और का भी मिलन हो सकता है। क्या लगता है सर? देखिए पिता गुलाम गौस जब लालू प्रसाद यादव के आवाज से मिलकर आए तो फिर पत्रकारों के जवाब, उस प्रश्नों के जवाब में उन्होंने जो बातें कही, वह बात कहीं ना कहीं बिहार की सरकार के लिए ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार के लिए भी चिंता की बात है। चिंता की अच्छा। बात क्यों है? इसलिए कि हम्म। देखिए कि जिस तरह से कल 2 तारीख को संसद में वक्फ बिल संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है और उस पर मतदान भी होने की संभावना है। ये बात तय है कि वर्तमान परिस्थिति जितने सदस्य संख्या है एनडीए की, अगर वो एकजुट रही तो बिल का पास होना निश्चित है। आपने देखा कि अभी जस्ट रमजान के दौरान इफ्तार का आयोजन हर नेता के यहाँ हुआ, लेकिन नीतीश कुमार के यहाँ आयोजित इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, बहिष्कार किया। बहिष्कार करते समय जो बातें कही गई, जो मांग की गई नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करना चाहिए नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार इस मांग से सहमत नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी ने अब तक जो दिखाया है उसमें कि लगता ऐसा है कि नीतीश कुमार की पार्टी समर्थन देगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन इधर के दिनों में आप देखेंगे 2 दिन से कि आज भी संजय झा जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष है जनता दल के, उन्होंने कहा कि जब कल ड्राफ्ट पेश होगा संसद में तो हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया गया है कि नहीं। ठीक है। अच्छा। उसके बाद हम मतदान पक्ष या विपक्ष में या जो भी अपनी रणनीति होगी उसका फैसला करेंगे। ठीक है। तो ये परिस्थिति जो है बिहार सरकार के लिए तो है ही, साथ साथ केंद्र की सरकार के लिए भी चिंताजनक है। और मुझे लगता है कि कल ईद का दिन भी था और उस दिन गुलाम गौस का लालू प्रसाद यादव से जाकर मिलना, क्योंकि अगर बिहार में कहीं कोई खटपट हुआ अगर बीजेपी और जदयू के बीच, तो नीतीश कुमार के बारे में तो आप जानती हैं कि नीतीश कुमार सत्ता के बगैर 1 मिनट सांस भी नहीं ले सकते वो। तो नीतीश कुमार तो सत्ता चाहिए ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई इशारा होगा, हो सकता है कुछ बात अंदर खाने चल रही होगी, तो इसीलिए गुलाम गौस को भेजना या फिर गुलाम गौस अपने कैपेसिटी में भी गए होंगे, अगर कुछ तो ऐसा हो सकता है। सर ये भी हो सकता है कि गुलाम गौस की नाराजगी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति भी हो, क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से मुस्लिमों के लिए काफी काम करते आए, लेकिन इधर पिछले 6 महीने से जब से वो दोबारा से बीजेपी के साथ आए हैं लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले, उसके बाद नीतीश कुमार के थोड़े सुर बदले हैं। जहां बीजेपी ने मजबूती से किसी भी बिल को लाने का प्रयास किया या किसी मुद्दे को उठाया तो वहां जदयू साथ खड़ी रही। विरोध उस लेवल पे नहीं हुआ जहां नीतीश खुद आकर विरोध दर्ज करवाए। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो बिहार के मुस्लिम वोटर्स है, जो बिहार के मुस्लिम लीडर्स हैं, जो अभी तक जदयू के साथ दिखते थे, शायद वो पासा पलट सकते हैं। आपको क्या लगता है 2025 में क्या बिहार के मुस्लिम नीतीश कुमार को छोड़ सकते हैं, जो फिलहाल उनके काम की वजह से कहीं ना कहीं उनके साथ दिखते हैं कई बार? ऐसा कभी नहीं था अर्पिता। मुसलमान नीतीश कुमार के साथ एक ही बार उन्होंने वोट दिया है, वो था 2014 के लोकसभा चुनाव में 10 से 20%, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। तो 10 से 20% मैक्सिमम। इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि आपको याद होगा
कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार की पार्टी अपने बलबूते पर पूरे बिहार में 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, तो नीतीश कुमार की पार्टी का उम्मीदवार किशनगंज में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में नामांकन करने के बाद भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो और नीतीश कुमार को विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में कुछ न कुछ मुसलमानों का वोट मिला था, इस बात में कहीं कोई शक नहीं। फिर 2015 में नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर लड़ रहे थे, तब मिला था। इसके अलावे नीतीश कुमार को केवल एक बार 2010 के विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते पर नीतीश कुमार को केवल एक बार वोट मिला 2010 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का 25 से 30%। इसके अलावा कभी नहीं। जब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, मुसलमानों का एक भी वोट नहीं मिला। ठीक है प्रदीप जी, इसका मतलब फिर ये निकलता है कि वक्फ संशोधन बिल जो आया है, इस पर कहीं ना कहीं जदयू अंदर ही अंदर अलग स्टैंड लेकर चल रही है और नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ दिल से नहीं है इस मुद्दे पर, और इसीलिए हो सकता है कि इसी बात का मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार पलट जाएं और आरजेडी के साथ खड़े हो जाए। उन्होंने सिर्फ डील करने के लिए इसलिए भेजा होगा ताकि आरजेडी उनको मन मुताबिक सीटें देने को तैयार हो। दूसरी एक चर्चा आप भी देखते होंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की कुछ नेता कुछ मंचों पर ऐसी बातें कर देते हैं कि भाई चुनाव तो फिलहाल नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रहे, पर कल को मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो भविष्य तय करेगा, या कोई कमेटी तय करेगी, या जो बीजेपी की कोर कमेटी है उसमें निर्णय लिया जाएगा। इस तरह की जो चर्चा मार्केट में फैलती है, उससे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार थोड़े से परेशान दिखते होंगे कि हो सकता है कि उनकी कुर्सी छीनने का प्रयास हो रहा हो। संभावनाएं कई दिखती हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या मुद्दा मिल रहा है अब नीतीश कुमार को पलटने के लिए, एक बड़ा मुद्दा? अर्पिता देखिए, अब तो नीतीश कुमार वैसे तो विगत 1 वर्षों से, जब से इस बार एनडीए के साथ आए, बीजेपी के साथ आए, तब से सार्वजनिक रूप से मंचों पर कई बार कसम खा चुके हैं कि अब तो भैया पलटी नहीं मारेंगे हम, अब कभी नहीं, अब कभी नहीं। इवन उसके लिए प्रधानमंत्री का पैर तक छू रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा हो चुका है ना। तो इसीलिए देखिए, एक चीज मान के चलिए, नीतीश कुमार अब इस बार, वैसे नीतीश कुमार के बारे में दावा के साथ, गारंटी के साथ तो कोई नहीं दे सकता। मुझे लगता है नीतीश कुमार का बेटा भी नीतीश कुमार की गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, दूसरे की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, कि नीतीश कुमार कब इसके साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम नीतीश कुमार के पलटी मारने के विभिन्न घटनाओं का उदाहरण सहित तथ्यात्मक विश्लेषण करें, तो एक चीज दिखता क्या है कि नीतीश कुमार बिना मतलब के पाला नहीं बदलते हैं। ठीक है, जितनी बार भी नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, नीतीश कुमार का निशाना कहीं ना कहीं ऊपर का पद रहा है, मतलब प्रधानमंत्री का पद रहा है, उसके लिए ही नीतीश कुमार पलटी मारे। ठीक है, तो अभी चूंकि कोई ऐसा कारण नहीं दिखता जिससे नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। रही बात, आपने कहा कि बीजेपी के लोग बेइज्जत करते हैं उनको, नीतीश कुमार मानकर चलते हैं कि राजनीति में सत्ता में रहने के लिए इज्जत और बेइज्जत कुछ नहीं होता। कई उदाहरण मिलेंगे, आप कई उदाहरण मिलेंगे। आप देखिए ना, लालू प्रसाद यादव का बयान देखिए नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार बबूल का पेड़ है, गर्म पानी डाल दो। नीतीश कुमार के पेट में दांत है, अब फिर नीतीश कुमार जाते हैं लालू यादव के साथ, लालू यादव भी गले लगाते हैं। नीतीश कुमार के बारे में लालू यादव ने क्या कहा कि छोटा भाई था, पैर पकड़ लिया, लात मार देते। ठीक है, अब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव मैंने भतीजा लगेगा, किस प्रकार के बात करता है, पलटू चाचा, इस तरह से मैंने भाव इस इतना गंदा लगता है, सुनकर लगता है कि नीतीश कुमार के कद का व्यक्ति इस प्रकार का। लेकिन बिहार की राजनीति का चरित्र ही नीतीश कुमार ने यही बना दिया कि आज कोई भी राजनीतिक दल शाम में कसम खाकर कुछ भी कहे तब भी भरोसा मत कीजिएगा। ये नीतीश कुमार ने बना दिया कि नीतीश कुमार ने झूठ बोलने को ही सदाचार में परिवर्तित कर दिया, राजनीति का अंग बना दिया। तो ये तो बिहार की राजनीति का मैंने सबसे घिनौना और निचला स्तर बना दिया कि भाई नेताओं के बात पे भरोसा मत करो। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि पलटी नहीं मारेंगे, तो कभी मार सकते हैं किसी की बात। अब देखिए ना, जितने भी घटक हैं आप दावे से नहीं कर सकती, हर कोई अपने
अपने अपने मतलब धोखा, एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। जीतन राम मांझी का बयान देखिए आप, 10 दिन पहले अब क्या सबसे था। बड़ी बात ये बोले प्रदीप जी, अब सबसे बड़ी बात ये कि तमाम ये राजनेता इस धोखाधड़ी को एक गर्व की तरह पेश करते हैं और उनको लगता है कि वो जब भी ऐसा करते हैं तो वो उनकी एक चाणक्य नीति है, वो उनकी ऐसी नीति है जिसकी भाई जनता बड़ी सराहना करेगी और पब्लिक के बीच में उसका नैरेटिव सेट करते हैं कि भाई हमने जो किया है जनता के लिए किया है, हम जिसके साथ अभी फिलहाल जा रहे हैं वो जनता के लिए जा रहे हैं और इस नैरेटिव के साथ वो अपने इस काले कर्म को भी सफेद कर्म के रूप में दिखा देते हैं। प्रदीप जी आपने बिल्कुल सटीक बात कही है कि बड़ा अचरज लगता है, अब बिहार की राजनीति में झूठ ही सबसे बड़ा सच बन गया है और सबसे बड़ी राजनीति बन चुकी है। ठीक है प्रदीप जी, स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कोई ऐसी संभावना नीतीश कुमार के प्रति नहीं दिखती है क्योंकि उनके पास बीजेपी के जितना देने के लिए है उतना आरजेडी के पास देने के लिए नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी कल को नीतीश क्या कर सकते हैं इसका कोई मुहर नहीं लगा सकता। बेटा एक लाइन केवल मैं कहूंगा, देखिए अगर कहीं से भी बता रहा हूं, अगर कहीं से भी कांग्रेस पार्टी और सब जितने विपक्ष है देश का इस वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अगर इकट्ठा होने को तैयार हो और नीतीश कुमार को सब मान लेगा प्रधानमंत्री, तो नीतीश कुमार लगते पत्ते भागेंगे बिहार छोड़ के दिल्ली। ठीक है, जी नीतीश कुमार का एक ही वो सपना बचा हुआ है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, और वही सपना वो जब तक जगता है तब तक वो पलटी मारते हैं। बिना मतलब के नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं कर सकते, एक बूंद पानी नहीं गिरा सकते वो बिना मतलब के। ठीक है प्रदीप जी, बिल्कुल सही विश्लेषण आपका। इस मुद्दे पर हमको लगता है कि नीतीश कुमार को भी लगता होगा कि वाकई में अब उनके हर झूठ को पब्लिक जान चुकी है, समझ चुकी है और बस वो जनता की आंखों में धोखा नहीं, वो खुद की आंखों में ही धोखा करते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।